हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट में यूज़ होने वाली फर्स्ट चॉइस ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है। मेटफॉर्मिन इज आइदर यूज्ड एज मोनोथेरेपी और इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स। आज के वीडियो में हम मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, देन एडवांटेजेस ऑफ मेटफॉर्मिन, कैसे मेटफॉर्मिन दूसरी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से बेहतर है, मेटफॉर्मिन की फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शंस पढ़ेंगे। नाउ मेटफॉर्मिन की फार्माकोलॉजी समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक बार इंसुलिन के फंक्शंस दोबारा से देख लें। सो लुक एट दिस स्कीमेटिक डायग्राम। जैसा कि हम जानते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियास इंसुलिन का जो रिलीज है वो बढ़ा देता है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। सो इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स लाइक एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज जो सेल्स हैं, जो फैट सेल्स हैं, उसमें ग्लूकोज का अपटेक तभी होगा जब इंसुलिन होगा। स्केलेटल मसल्स के सेल्स में ग्लूकोज तभी जाएगा जब इंसुलिन होगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जब ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर जाने लगता है, तो वैसे ही वैसे ब्लड में जो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल। और इस ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए इंसुलिन बहुत ही ज़रूरी है। इंसुलिन के बिना ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो सकता, और ये जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं ये बढ़े हुए ही रह जाते हैं। अब जल्दी से समझते हैं कि ये ग्लूकोज जो सेल्स के अंदर चला गया उसका क्या होता है ना। सेल्स इस ग्लूकोज से एनर्जी यानी एटीपी बनाते हैं। जो ग्लूकोज बचता है उसे लीवर और मसल्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं। इस ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर्ड एनर्जी के रूप में मसल्स और लीवर में स्टोर्ड रहता है। ये सब इंसुलिन के एनाबॉलिक फंक्शंस हैं। इसके अलावा इंसुलिन की मदद से एडिपोज टिश्यू में फैट्स का सिंथेसिस होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनेसिस, और मसल्स में प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो ये हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि इंसुलिन ठीक से काम ना करे, या फिर इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाए, या फिर दोनों ही कारणों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो बढ़े रहते हैं, क्योंकि बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, और इन बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को, इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब समझते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज अ नॉन इंसुलिनोट्रोपिक ड्रग। मेटफॉर्मिन पैनक्रियास के बीटा सेल्स को ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट नहीं करता। मेटफॉर्मिन इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं बढ़ाता। मेटफॉर्मिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, जिसकी वजह से जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, उनमें ग्लूकोज का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है। जब इन सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक या फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो उससे जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड्स जो हैं वो उनका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, और जो फैट्स हैं उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, यानी कि लिपोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। ना दूसरी ओर मेटफॉर्मिन की वजह से इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है,
खाने से जो ग्लूकोज बढ़ता है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है तो ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो कम होते हैं। दूसरी ओर ग्लूकोज का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है। ना सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जिससे मेटफॉर्मिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है वो है सप्रेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको कहते हैं। ना हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे लीवर में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे कि फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ना मेटफॉर्मिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है जिससे लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होता है और उसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स है वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन लीवर में फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कम करता है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स का भी सिंथेसिस कम करता है जिससे फैटी लीवर में भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो अब डिस्कस करते हैं मेटफॉर्मिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को कैसे रोकता है, कैसे सप्रेस करता है और मेटफॉर्मिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम करता है। तो अब समझते हैं कि मेटफॉर्मिन का एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नाउ मेटफॉर्मिन बाइग्वेनाइड है। अभी हमने जो मेटफॉर्मिन के एक्शंस पढ़े और समझे उसमें से ज़्यादातर लगभग सभी AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इन शॉर्ट AMPK की एक्टिवेशन की वजह से होते हैं। मेटफॉर्मिन AMPK को एक्टिवेट करता है, इसीलिए मेटफॉर्मिन को AMPK एक्टिवेटर भी कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, मेटफॉर्मिन का मेन मैकेनिज्म जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है वो है बाय सप्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेटफॉर्मिन हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को सप्रेस करता है, रोकता है जिससे लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होता है और फिर इसी वजह से ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। सो फर्स्ट लुक एट दिस फिगर। ये एक हिपैटोसाइट है, ये एक लीवर सेल है। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में ATP की रिक्वायरमेंट होती है और ये ATP मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन से। नाउ ग्लूकागॉन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसकी वजह से एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होता है। एडिनाइल साइक्लेस ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। आगे प्रोटीन काइनेज A का एक्टिवेशन होता है और प्रोटीन काइनेज A के एक्टिवेशन से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिससे लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और आगे ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। मेटफॉर्मिन ग्लूकागॉन को एंटागोनाइज करता है, एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करता है जिससे ग्लूकागॉन का जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है और जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। अब समझते हैं मेटफॉर्मिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को कैसे सप्रेस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कैसे रोकता है। Now look at this figure. These figures explain mechanism of action of metformin. ये है एक liver cell और ये है एक skeletal muscle. Now metformin माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस कम होता है। ATP का सिंथेसिस कम होने से AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ता है, जिसकी वजह से AMP ATP का रेशो भी बढ़ जाता है और ये डायरेक्टली एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करता है, एडिनाइल साइक्लेस को रोकता है, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस रुक जाता है
और लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। लीवर में ग्लूकोज का सिंथेसिस कम होने से ब्लड में भी ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा एएमपी एटीपी का जो ये बढ़ा हुआ रेशो है, ये एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एएमपीके का एक्टिवेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये टेबल है, ये एएमपीके एक्टिवेशन के जितने भी एक्शंस हैं उनको समराइज कर रही है ना। एएमपीके एक्टिवेशन की वजह से स्केलेटल मसल्स में जो GLUT4 है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ये GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर साइटोप्लाज्म से मूव होकर स्केलेटल मसल्स की सरफेस में पहुंच जाता है और वहाँ पर ये ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ा देता है। तो अब जो ग्लूकोज है वो ब्लड में से मूव होकर स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर जाने लगता है। और जब स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं ब्लड में वो कम होते हैं। तो एक तरफ ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरी तरफ ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ग्लूकोज का जो अपटेक है वो स्केलेटल मसल्स में बढ़ रहा है ना। ग्लूकोज का जो अपटेक है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ रही है, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है ना। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू में भी ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है। सो एएमपीके एक्टिवेशन से लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हुआ, जिसकी वजह से लिवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हुआ, ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स कम हो गए। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स में जो ग्लूकोज का अपटेक है वो बढ़ा और इसकी वजह से भी ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम होंगे ना। इसके अलावा एएमपीके के एक्टिवेशन की वजह से लीवर में जो फैटी एसिड्स हैं उनका सिंथेसिस कम हो जाता है। वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स का भी सिंथेसिस कम हो जाता है और इसकी वजह से फैटी लीवर में इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ में भी फैटी एसिड्स जो हैं उनको ऑक्सीडेशन बढ़ता है और इसके अलावा लिपिड्स या कि फैट्स का जो सिंथेसिस है वो भी एडिपोज टिश्यू में कम हो जाता है। तो एक तरफ ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स कम हो रहे हैं, दूसरी जगह जो मेटफॉर्मिन है वो लिपिड का प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो अब आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि मेटफॉर्मिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को कैसे रोकता है और मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम करता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को समराइज कर लेते हैं और समझते हैं कि मेटफॉर्मिन दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग से कैसे बेहतर है, दूसरी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से कैसे बेहतर है। नाउ जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेटफॉर्मिन रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय डिक्रीजिंग glucose production in liver, by decreasing intestinal absorption of glucose and by increasing insulin sensitivity. So metformin decreases basal and postprandial blood glucose levels. Metformin basal glucose levels और postprandial खाना खाने के बाद ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स दोनों को ही कम करता है। And metformin is used as a first choice drug in the management of type 2 diabetes mellitus, either alone or in combination with other anti-diabetic drugs. इसके अलावा मेटफॉर्मिन फूड की जो इंटेक है उसे कम करता है, भूख कम लगती है और जिसकी वजह से वज़न भी कम होता है और इसीलिए मेटफॉर्मिन को ओबीस, फैट, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में प्रिफरेबली यूज़ किया जाता है। मेटफॉर्मिन इज़ अ नॉन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि मेटफॉर्मिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल से नीचे नहीं जाने देता। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है मेटफॉर्मिन की।
पर कुछ कंडीशंस में, जैसे कि अगर मेटफॉर्मिन की हाई डोज दे दी जाए या फिर मेटफॉर्मिन को दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया के साथ कंबाइन कर दिया जाए, या फिर पेशेंट ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन कर ले, तो उस उन कंडीशंस में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। Then another very important advantage of metformin improves lipid profile. Now इसके अलावा मेटफॉर्मिन डायबिटिक मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करने या फिर रोकने की क्षमता रखता है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है, और इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रोग्रेशन को भी रोकता है। तो मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ग्लाइसेमिक कंट्रोल तो करता ही है, साथ ही साथ इसकी ये और बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। Now important pharmacokinetic parameters of मेटफॉर्मिन को ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। मेटफॉर्मिन की प्लाज्मा हाफ लाइफ टी हाफ 1.5 से 3 घंटों की है। मेटफॉर्मिन का इफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 to 8 आवर्स रहता है, एंड मेटफॉर्मिन इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय द किडनीज इन द यूरिन। अब मेटफॉर्मिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन और सबसे ज़्यादा होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एडवर्स इफ़ेक्ट्स, जैसे कि डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, ब्लोटिंग यानी कि पेट भरा भरा लगना। ना समय के साथ ये सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट मेटफॉर्मिन का एडवर्स इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। ना लैक्टिक एसिडोसिस कभी कभी देखा जाता है, बट ये काफ़ी सीरियस होता है। ना जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मेटफॉर्मिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जैसे कि लैक्टेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के सप्रेशन से जो लैक्टेट होता है वो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, यानी कि ब्लड का जो पीएच है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से होता है मलेस, यानी कि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर में अस्वस्थता की फीलिंग आती है। फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत होती है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। देन हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। इसके अलावा डेथ भी हो सकती है। तो ये लैक्टिक एसिडोसिस मेटफॉर्मिन का एक बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट है ना। लंबे समय तक अगर मेटफॉर्मिन की थेरेपी ली जाए तो उससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ये है मेटफॉर्मिन के एडवर्स इफेक्ट्स। अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेपेटिक एंड रीनल डिसीज, हाइपोटेंसिव स्टेट्स, हार्ट फेलियर, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज एंड इन अल्कोहलिक्स। अगर इन कंडीशंस में मेटफॉर्मिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो लैक्टिक एसिडोसिस का जो रिस्क है, जो लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन की थेरेपी को डिसकंटिन्यू करने के बाद, मेटफॉर्मिन की थेरेपी को बंद करने के बाद ही आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट को एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट मेटफॉर्मिन का एक्सक्रीशन कम करता है, जिससे मेटफॉर्मिन बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और मेटफॉर्मिन की जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं मेटफॉर्मिन की कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शंस। ड्रग्स जैसे कि सिमेटिडिन, फ्यूरासेमाइड मेटफॉर्मिन की एक्सक्रीशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से मेटफॉर्मिन की टॉक्सिसिटी बढ़ती है। ड्रग्स जैसे कि सैलिसिलेट्स, क्विनोलॉन्स, अदर एंटी डायबिटिक एजेंट्स एक्सेट्रा
अगर मेटफॉर्मिन के साथ दिए जाएं तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ मेटफॉर्मिन। प्लीज नोट, ये इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। मेटफॉर्मिन का क्लिनिकल यूज या फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट करने के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।